अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुम्मे की शाम है। आज के दूसरे व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पहला व्लॉग लंबा हो रहा था और आप कहते हैं कि इसे 12-14 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा लंबा ना किया जाए। आई अंडरस्टैंड कि लोगों में कैपेसिटी एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, एक बात को, एक गुफ्तगू को, एक सिलसिले को सुनने की, उससे ज़्यादा लोग सुन भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारा काम यही है कि हमने खबरें इकट्ठी करनी है, उन पर अपने हिसाब से अपने अंदाज में तज्ज़िया करना है और बताना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए। कोशिश होती है कि मैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म को ज़हन में रखते हुए कहता हूँ कि जर्नलिस्ट मस्ट रिमेन लॉयल टू इट्स सिटीजन्स। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने सिटीजन्स को, अपने शहरियों को, पाकिस्तानियों को, अहले पाकिस्तान को और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करूँ, उसकी ऐसा तज्ज़िया करूँ जिसमें आम आदमी का फ़ायदा हो। अगर आम आदमी का फ़ायदा नहीं है तो फिर हमारी ये सारी तकरीरें, ये सारे बहस, ये सारे व्लॉग, ये सारी डिस्कशंस का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करते हैं कि कौमी असम्बली में और फैसल वावड़ा साहब जो तर्जमान हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने ये क्यों कहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अब फैसल वावड़ा पे ये इल्ज़ाम है कि वो प्रॉक्सी हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी उन्हें कहा जाता है। फैसल वावड़ा साहब गायब थे कुछ दिनों से। अब अचानक अगर दोबारा वो अपीयर हो गए हैं और टेलीविज़न शोज़ में जाना शुरू हो गए हैं और जिस तरह होता है कि एक बंदे को मुसलसल भेजा जाता है, एक दिन में वो 4-4, 5-5 टेलीविज़न चैनल्स पे अपीयर होते हैं और तकरीबन उनकी तकरीर एक ही होती है, उन्हें पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। आप देख लें गुज़श्ता शाम के, रात के जितने टेलीविज़न चैनल में मेन स्ट्रीम पे प्रोग्राम्स थे, 3-4 प्रोग्राम्स में वो गए फैसल वावड़ा। एक ही लाइन है उनकी, एक ही फ़िक्रे हैं, एक ही सेंटेंसेस हैं, क्योंकि ऊपर से ब्रीफ किया गया उन्हें, वही उन्होंने वहाँ जाके रिपीट किए हैं। फैसल वावड़ा साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुस्लिम लीग नून पे और मियाँ बिरादरान पे कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अब ये वो तशवीश है जिसके तहत हमने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब कुछ और सोच रहे हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कुछ और सोच रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ये PTI पर पाबंदी, ये आर्टिकल 6 इस मामले में नहीं जाना चाहते, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अता तारड़ साहब को भेज के, क्योंकि आपको पता है अता तारड़ साहब ही उनके फेस हैं, उन्होंने अपनी क़यादत को भी नहीं बताया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बाद में अब वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से इतनी रेजिस्टेंस आई है कि ये क्या सिलसिला आपने शुरू कर दिया, ये क्या काम शुरू कर दिया है जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, आप उस काम में हाथ क्यों डालते हैं। और ये ऊपर जिनको आप अपना सरप्रस्त समझ रहे हैं, ये सरप्रस्त आपके हैं भी या नहीं, ये कल तक किसी और के सरप्रस्त थे, आज आपके सरप्रस्त हैं। पता नहीं इनकी मजीद बात वापस उनसे हो रही होगी, किसी और से हो रही होगी, या ये PTI के अंदर एक नया धड़ा बना रहे हैं। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को मुस्तकिल तौर पर लाहौर कोट लखपत जेल रखने का फैसला किया गया है, चौधरी परवेज़ इलाही जो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्हें रिहा करके घर भेज दिया गया है, लेकिन जब से वो रिहा होकर आए हैं वो खामोश हैं। कहने को ये कहा जाता है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, जब तक वो नॉर्मल नहीं होंगे वो वापस नहीं आएंगे स्क्रीन पे, लेकिन उंगलियां उठाने वाले तो उठाते हैं कि परवेज़ इलाही साहब क्यों नहीं बोल रहे। उमर अयूब, असद गौर, ये गौर अली खान, शेर अफजल मरवत और बाकी जितने लोग हैं PTI के, वो तो बोल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और अपना जो उनसे बन पड़ती है वो कर रहे हैं, लेकिन परवेज़ इलाही जो प्रेसिडेंट है पार्टी के, वो क्यों खामोश बैठे हो। तो इसी तरह अगर वाकई उन्हें किसी हद तक कायल कर लिया गया है कि इमरान खान के बगैर आपने चलना है और हम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर एक इसमें मजीद तकसीम करेंगे और एक और ग्रुप बना के आपके हवाले किया जाएगा, मे भी शाह महमूद कुरैशी साहब को अब लाहौर रख के दोबारा यही प्लान उनको लाहौर चिड़ियाघर वाले दें। चिड़ियाघर इसलिए कहते हैं कि ISI का हेडक्वार्टर लाहौर में जो ऑफिस, रीजनल ऑफिस है, वो चिड़ियाघर के साथ है, तो इसलिए उसे चिड़ियाघर कहा जाता है। तो लाहौर चिड़ियाघर वाले में भी अब शाह महमूद कुरैशी साहब को एक और ऑफर करें कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मौजूद है कौमी असम्बली में, उसमें 115 जितने भी उनके MNAs होंगे उनमें से डिवीजन कर देते हैं, 2 ग्रुप बना देते हैं, एक ग्रुप हम आपके हवाले करते हैं, आप उसको लीड करें। मे भी ये ऑफर की जाएगी। इस तरह की कई ऑफर्स पहले की हुई होंगी। अब तक तो शाह महमूद कुरैशी साहब कायम रहे हैं, डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ, लेकिन कल का नाम कल है, कुछ भी हो सकता है। अब ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये डिलेइंग टैक्टिक्स बिल आखिर उन्हें जब फील हुआ कि हम नहीं कर सकते, तो आज प्रेस रिलीज एक जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। 2 दिन अपना इजलास, अपनी उठक बैठक की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अमल दरामद करेंगे, लेकिन कुछ वजाहतें ज़रूरी हैं। एक फ़िक्रा सिर्फ ये उन्होंने कहा है कि हम अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। वो कंटेम्प्ट लगने का उन्हें खतरा था, उन्हें पता था कि ये जजेस हमें बुलाएंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं, पूरे 4 मेंबरान समेत 5 के 5 को घर भेजेंगे, और अगर पूरा इलेक्शन कमीशन घर चला गया तो नया बनेगा, और नया बनाने के लिए कायदे हस्बे इख्तलाफ उमर अयूब और शहबाज शरीफ को बैठना पड़ेगा, और उन दोनों की मंजूरी से नया इलेक्शन कमीशन तरतीब पाएगा। तो वो शायद फिर PTI को एक इंपॉर्टेंस मिलेगी और PTI शायद कुछ ऐसे बंदे ले आए इलेक्शन कमीशन में जो वाकई आइन कानून के मुताबिक फैसले करें, तो फिर तो ये सारा हाथ से जाता हुआ नजर आएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर कहा नहीं, हमें कुछ ना कहा जाए, हम अमल दरामद करेंगे, हम अच्छे बच्चे बनने के लिए तैयार हैं। हालांकि वो ना अच्छे बच्चे हैं, ना वो बनने के लिए तैयार है। ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर ये प्रेस रिलीज दी गई है। उस प्रेस रिलीज में सिर्फ इस पहली एक लाइन के अलावा बाकी जितनी प्रेस रिलीज है पूरी की पूरी उन्होंने बाकायदा वही अपना उनका स्टांस है कि नहीं, कि हमें उसमें कन्फ्यूजन है, हमें वजाहत चाहिए, हमने पहले भी गलत नहीं किया था, हम पे ये तनकीद की जा रही है, बेजा तनकीद की जा रही है। पूरी प्रेस रिलीज आप देख लें, लंबी है, मैं पढ़ के नहीं सुनाना चाहता, लेकिन उसका अल्टीमेट उनका यही है कि वो चाहते हैं हमें टाइम मिले, टाइम मिले, टाइम मिले। क्यों? कि उनके बॉसेस कहते हैं कि टाइम में आपको बताया कि PTI में फिर काम शुरू कर दिया गया है, उसे
मजीद डिवीजन करने के लिए। और फवाद चौधरी जैसे बंदे तो पहले ही मंजर आम पर लेके आ गए थे वो, हालांकि उसे इमरान खान ने फवाद चौधरी को अभी तक ओके नहीं किया, लेकिन वो बदस्तूर टेलीविजन चैनल्स पर आकर बोल रहे हैं, पीटीआई के हक में बोल रहे हैं। लेकिन क्यों बोल रहे हैं नो बडी नोज, कल का नाम कल है। लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मौजूद हैं उसमें ग्रुपिंग शुरू हो गई है। फॉर एग्जाम्पल 41 MNAs जिन्होंने अपने हलफनामे देने थे, उनमें से 38 के आए हैं, 3 के अभी भी नहीं आए। उन 3 में इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं रियाज फतियाना, पुराने पॉलिटिशियन हैं, परसों तक उनके पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में आगे आगे थे, लेकिन आज उनका हलफनामा क्यों नहीं आया? और वो पुराने पार्लियामेंटेरियन है तो उनके राब्ते सब जगह है, तो ये भी एक मशकूक काम है। फिर साहबजादा अमीर सुल्तान के नहीं आए, जिनके बारे में कहा गया था कि उन्हें उठा लिया गया है। एक और MNA, 3 MNAs के अभी तक हलफनामे नहीं आए। जिनके आए हैं उनके बारे में इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें ये नहीं पता कि इस वक्त पीटीआई का पार्टी स्ट्रक्चर क्या है, उनका सदर कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, चेयरमैन कौन है, हम किससे तस्दीक करें? अब ये ऐसा मजाक है कि पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सी है। अगर आपको राजा सिकंदर सुल्तान साहब को नहीं पता तो आप पटियाला जेल चले जाएं। इमरान खान की तो पीटीआई है ना, कि आप ये भी नहीं मानते कि पता नहीं उसकी भी है पीटीआई या नहीं, पता नहीं कौन सी मखलूक है जो पीटीआई को ओन करती है। भाई इमरान खान ओन करता है, आप पटियाला चले जाएं, उनसे पूछ लें। इमरान खान से डेली मिल के आते हैं गौर अली खान जो चेयरमैन है, उनके पार्लिमानी लीडर हैं जरताज गुल है, उनके अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब है, ये लोग हैं। और इसके अलावा आपको क्या बताए, कौन बताए आपको? घर आके बताएं, आपको बता रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं वो। और अगर आपको मजीद कन्फ्यूजन है, आप सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करें और सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि उनके पास इंटर पार्टी इलेक्शन की रिव्यू पिटीशन पड़ी हुई है, फैसला कर ले। नए इलेक्शन कराने हैं उनको नए इलेक्शन का कह दें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें नहीं पता कौन सी है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन लीड कर रहा है, कौन उसका लीडर है, कौन सी है, किस बंदे से उसके बारे में मालूमात लेनी है, किस बंदे के बारे में नहीं लेनी। लेकिन राजा सिकंदर सुल्तान साहब को पता है कि कहते हैं कि हमें नहीं पता जी कि किससे पता करें, हमें तो पता ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सी है, कहाँ है। ये तो इमरान खान की मेहरबानी है। लेकिन अगर कल वो इशारा कर दें रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों को ही कि इलेक्शन कमीशन जाके ज़रा बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सी है और क्या है, और क्या करती है और क्या करती रही है और क्या कर सकती है, तो राजा साहब को शायद समझ आ जाए। लेकिन इमरान खान को पता है कि हमें ट्रैप किया जा रहा है, कि जिस तरह 1 9 मई पहले हो गया, एक और इस तरह का कोई वाक़या किया जाए और फिर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हो जाए, जो रुका कभी भी नहीं। लेकिन एक और ऐसा 9 मई कि अगर पहले वाले में अगर कोई कमी रह गई थी, जो भी जिसने भी ऑर्केस्ट्रेट किया था, जिसने भी वो प्लान किया था, अब दूसरे प्लान में ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जाए ताकि बाकायदा इन पे ठप्पा लगे और फिर इन पर पाबंदी लगाई जाए और मजीद लोग पकड़े जाएँ। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अब फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। वरना राजा सिकंदर सुल्तान को उनके इस्लामाबाद उनके ऑफिस में जाके ये बताना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए बहुत आसान है कि वो पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को, अपनी यूथ को इकट्ठा करें और कहें जी कि यहाँ बाहर ज़रा एक धरना दे दें, जलसा करें और बताएं इन्हें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये है और ये हम खड़े हैं और ये हमारे MNAs हैं। लेकिन राजा साहब सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट ने कहा है कि सर रोक के रखें। हम काजी फायज ईसा साहब को वो खिलौना वापस देना चाहते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो उनसे पहले दिया था वो वापस लेंगे, नया खिलौना उन्हें देंगे और फिर काजी साहब को इख्तियार दिया जाएगा कि वो खुद अपनी मर्जी से फैसले करें, बेंचेस बनाएं और फिर उन बेंचेस में से वो अपनी मर्जी के फैसले लेंगे। फिलहाल यही इनका इरादा है और इसी पे वो कारबंद है। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कल मुज़ाकरात होने लगे हैं। मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब अपने अपने 5-6 जो उनके सरकर्दा रहनुमा हैं दोनों तरफ के बैठेंगे और पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कायल करने की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाना बहुत ज़रूरी है और इमरान खान, कासिम सूरी और आरिफ अलवी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना बहुत ज़रूरी है। ये कायल करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायल होगी या नहीं ये कल की बात है, लेकिन कम अज़ कम इस दौरान अगर कायल भी हो गई तो कम पे नहीं होगी, अच्छा खासा तगड़ा सौदा करेंगे जरदारी साहब, क्योंकि वो माहिर हैं डीलिंग के और मामलात तय करने के, और वो वहाँ से जब उठेंगे तो वो ज़्यादा गेन करेंगे। मुस्लिम लीग नून लूज़ ही करेगी इसमें भी। क्यों कि पब्लिक के मैंडेट को आप जब डिफाई करते हैं, पब्लिक के मैंडेट का आप इनकार करते हैं, तो फिर आपको हर जगह हर लम्हे पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इस कॉम्प्रोमाइज़ दर कॉम्प्रोमाइज़ में ये हुकूमत कितने दिन चल सकेगी किसी को नहीं पता, खुद उन्हें नहीं पता मियाँ शहबाज शरीफ को। उन्हें अगर किसी फिच की रिपोर्टिंग में ये कहा जाए कि ये हुकूमत 18 महीने चलेगी तो वो इसी पे खुश हुए फिरते हैं कि कम अज़ कम 18 महीने तो हम चलेंगे ना, हालांकि उन्हें खुद ये यकीन नहीं कि वो 1 महीना भी चलेंगे या नहीं। लेकिन फिच ने कहा कि वो 18 महीने चलेंगे, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट इस पे खुश हैं कि हम 18 महीने तो हैं ना, चलें 18 महीने में जितना आप खा पी सकते हैं खाएं पिएं मौज करें और फिर आगे चलते बने। दूसरा इनका प्लान एक और भी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का। जिस तरह इस्लामाबाद के 3 हलकों में उन्होंने तय किया हुआ है कि उनके NA 46, 47 और 48 के तीनों जो MNAs हैं उनको उन्होंने रिज़ाइन लिख के उनकी जेब में डाले हुए हैं कि जब इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल चाहे जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब का या कोई और नया जो भी बनता है, जब वो फॉर्म 45, 47 पे बात भी मरहले पे पहुंच जाएगी और आपको लगे कि आप ये जो फॉर्म 45 आप दे रहे हैं ये फेक साबित हो रहे हैं और आपको हमेशा हमेशा के लिए नाअहल किया जाएगा और आपकी सीटें भी वापस ली जाएंगी, इससे पहले कि फैसला है आप फौरन अपना रिज़ाइन निकाल के जज साहब को पेश कर दें और रिज़ाइन करके आ जाएं, हल्के खाली हो जाएं, दोबारा इलेक्शन होंगे,
हम एक दफ़ा फिर धांधली की कोशिश करेंगे, फिर जीतने की और जितवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने वहाँ से नाअहल होकर नहीं आना। ये प्लान शहबाज शरीफ साहब का ओवरऑल भी है कि जब वो महसूस करेंगे कि उनको शिकस्त हो चुकी है इस फॉर्म 45-47 वाली इस सारी लड़ाई में, तो वो खुद ही असेंबली तोड़ देंगे। मजलूम बनने का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है। जिस तरह जजेस पर हमला किया है मरियम नवाज और प्रोफेसर इरफान सिद्दीकी साहब ने, मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में जिक्र किया है, उसमें जिस तरह उन्होंने हमला किया है उससे ये साफ साफ लगता है कि वो कहते हैं आ बैल मुझे मार, आओ हमें शहीद करार दो, हम पे कुछ इल्ज़ाम लगाओ, हमें हुकूमत से निकाल दो, हमें फारिग करो, ताकि हम पब्लिक के पास जब जाएं तो हम कह सकें देख हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम अच्छा खासा काम कर रहे थे, हुकूमत चल रही थी, हमें घर भेज दिया गया, हमें निकाल दिया गया। तो मजलूमियत का कार्ड भी साथ रखा हुआ है, इस्तीफे भी जेब में हैं, असेंबली तोड़ने वाला ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन आखिरी दम तक ये लड़ेंगे क्योंकि इनके पास अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा शहबाज शरीफ के साथ हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान साहब उनके साथ हैं, और इन तमाम चीफों के बड़े चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब आखिरी इतला तक उनके साथ हैं। लेकिन कब तक रहेंगे इसका कोई पता नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह सूरत हाल बदल रही है और काजी साहब की हाथ से चीज़ें तकरीबन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। अब जस्टिस अख्तर मैनल्लाह न्यूयॉर्क छुट्टियों पे आ रहे हैं, वहाँ न्यूयॉर्क सिटी बार से उन्होंने खिताब करना है। ऑब्वियसली अगर खिताब अनाउंस हो गया है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा परमिशन ली होगी, बताया होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और वहाँ से उन्हें परमिशन मिली होगी, तो अब वो खिताब कर रहे हैं। अब जस्टिस अख्तर मैनल्लाह जैसा आज़ाद ख्याल जज सिटी बार न्यूयॉर्क से जब खिताब कर रहा होगा, उस्मान फरीदी हैं वहाँ सिटी बार न्यूयॉर्क में, पाकिस्तानी हैं, उन्होंने दावत दी। सिटी बार न्यूयॉर्क से जब खिताब करेंगे उसमें 28,000 उनके लॉयर्स मेंबर्स हैं। इतनी बड़ी बार है सिटी बार न्यूयॉर्क की कि उसकी वहाँ जो गन गरज होगी, वहाँ जो गुफ्तगू होगी, वहाँ जो तबसरे होंगे, वहाँ जो डिस्कशन होगी, उसकी जो कवरेज होगी, उसकी कवरेज इंटरनेशनली होगी, और वहाँ उनसे जजेस से साफ साफ पूछा जाएगा जस्टिस अख्तर मैनल्लाह से कि आप किन हालात कार के तहत इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। आपके पास इमरान खान की कैद के हवाले से बात होगी, इलेक्शन के हवाले से बात होगी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की पटिशन के हवाले से बात होगी, अभी जो मोस्ट रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वहाँ उस पर क्वेश्चनिंग होगी, और अख्तर मैनल्लाह अपना माफी ज़मीर साफ साफ बयान करेंगे। जब ये सारी सूरतें होंगी तो आने वाले दिन मजीद सख्त होने वाले हैं काजी फायज ईसा साहब के लिए, और काजी फायज ईसा साहब जिनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या काजी साहब को जो मजीद 3 साल इस कौम पर मुसल्लत रखना चाहते हैं, उनके लिए भी। फिर 23 जुलाई को आपको बताया कि बरतानवी पार्लियामेंट हाउस में वहाँ उनके कमेटी रूम नंबर जी में एक डिस्कशन हो रही है, और वो भी टोटली उस डिस्कशन का टॉपिक ही ये है, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस इन पाकिस्तान, और इमरान खान को नाजायज़ तौर पर अदालत में कैद रखने के मामले पे, इमरान खान के ज़ेरे हिरासत रखने के मामले में, इमरान खान की पार्टी को पॉलिटिकली डिस्करेज करने में, दबाने में, और उनकी पकड़ दकड़ का जो सिलसिला है वो, और पाकिस्तान में ओवरऑल डेमोक्रेसी, इस पे जब बात करेंगे बरतानवी अरकानी पार्लियामेंट, और वहाँ मौजूद होंगी मेहमान खसूसी महर बानो कुरैशी जो फॉर्म 45 के तहत जीती हुई हैं, फॉर्म 47 के साथ हारी हुई हैं, और बाकी भी वहाँ रहनुमा, अभी तक लिस्ट फाइनल हो रही है। और बरतानवी अरकान 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट तो होंगे ही होंगे, वहाँ नई हुकूमत चेंज हुई है, कंजर्वेटिव्स आए हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी अपना स्टांस बताना है। तो जब वहाँ इस तरह बरतानिया से भी बातें होंगी हमारे जुडिशल सिस्टम पे, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पे, फिर फिच वालों ने बता दिया कि ये हुकूमत चलने वाली नहीं है, ये चल चलाओ है, और उन्होंने आखिरी फिक्रे में ये भी कह दिया कि हमारी ये राज जो है ये भी कोई हतमी नहीं है, ये सूरत हाल किसी वक्त भी बदल सकती है। तो कमजोरी तो उन्होंने बता दी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट। न्यूयॉर्क से भी अगर इस तरह की खबरें आएंगी, वाशिंगटन से पहले इस तरह की खबरें आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप और उसकी कंपेन जब आगे बढ़ेगी तो वहाँ पाकिस्तानी बड़े एक्टिव हैं, वहाँ से भी इसी तरह की खबरें आएंगी। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में भी एक करारदाद जो है वो टेबल कर दी गई है, और कब उसका नंबर लगता है और वो ज़ेरे डिस्कशन आती है, जब इस तरह की खबरें वहाँ यूरोपीय यूनियन से भी आएंगी, वाशिंगटन से आएंगी, UN वर्किंग ग्रुप से आएंगी, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की तरफ से आएंगी, अमेरिकन ईवान नुमाइंदगान की तरफ से आएंगी। ओवरऑल हमारी शहबाज गवर्नमेंट और हमारे जुडिशल सिस्टम का जिस तरह मजाक उड़ाया जाएगा वो एक अलग कहानी है। और डोमेस्टिकली आज जिस तरह बन्नू में गोलियां चलाई गई, आपको बताया था कि 2 रोज़ पहले जब वहाँ वाक़या हुआ था तो उस वक्त भी यही था कि अचानक गोलियां किसने चलाई, क्यों चलाई, और किसने उन्हें इख्तियार दिया था कि आप पब्लिक पे गोलियां चलाना शुरू कर दें। अब आज जो गोलियां चलाई गई हैं उसके नतीजे में पूरा बन्नू लोग बाहर निकल आए हैं। ये सिलसिला ये रुकना चाहिए, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। सिर्फ चंद दिनों की हुकूमत के लिए अगर ये फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, या इनके जो सरपरस्त हैं हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले, अगर वो इस तरह के हालात पैदा करेंगे, आप ये देखें, आप इलेक्शन कमीशन को भी साथ मिला लें, आप डिलेइंग टैक्टिक्स जितने इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लें, लेकिन इस सारे के दौरान हो क्या रहा है? क्या कोई फ़ायदा हो रहा है? क्या हमारी मईशत बेहतर हो रही है? क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है? क्या लोगों में गैर यकीनी की सूरत हाल जो है उसमें कोई कमी आ रही है? क्या सियासी इस्तेकाम आपको हासिल हो रहा है? इस सारी प्रैक्टिस में मिल क्या रहा है? आपके कारोबार ठप हो रहे हैं, लोग शदीद मायूसी का शिकार हैं,
कैपिटल फ्लाइट तो पहले ही हो रहा था, ब्रेन ड्रेन किस हद तक हो रहा है। अगले रोज़ आपने वो क्लिप देखा होगा, फॉरेन ऑफिस के बाहर जो हज़ारों की तादाद में नौजवान खड़े हैं अपनी डिग्रीज टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि वो बाहर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं इस मुल्क से। उन्हें कोई उम्मीद नहीं नज़र आती इस मुल्क में। 25 करोड़ के अवाम की एक आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है और इसमें तमाम वो पोटेंशियल मौजूद है कि ये एक एमर्जिंग इकॉनमी हो सकती है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमने जो बरसर इक़्तिदार लोग बिठाए हुए हैं वो अवाम के दिए हुए मैंडेट के मुताबिक नहीं है। आपने ज़्यादती की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ये 17 नशिस्तों वाली हुकूमत है। अब 17 बेशक वो इल्ज़ाम लगाते हैं, 17 नहीं होंगी, 35 होंगी, 40 होंगी। अगर आप 40-45 वालों को पहले सिंपल मेजॉरिटी देते हैं और फिर आप इस हद तक दीदा दलेर और इस हद तक आप हो जाते हैं, आपको शय मिल जाती है कि आप उन्हें 2/3 मेजॉरिटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो इतनी ज़्यादती तो फिर कोई बर्दाश्त नहीं करता। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपना गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।